Good morning to all. In this video, we are going to understand about the elimination reaction and rearrangement reactions in organic reactions section. Let's see how the elimination reaction proceeds. In the elimination reaction, two sigma bonds get broken down and a formation of a new pi bond taken place. After the elimination of x and y, किसी भी सिस्टम में अगर कोई रिएजेंट अटैक करता है किसी रिएक्टेंट पर और उस रिएक्टेंट में दो स्पेसीज यहाँ पे हों तो उनका एलिमिनेशन होने पर जो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उस प्रकार की रिएक्शंस को हम एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे कहेंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है। इथाइल ब्रोमाइड में OH नेगेटिव का ट्रीटमेंट करवाया एज रिएजेंट जो कि न्यूक्लियोफिल रिएजेंट होगा। खास तौर पे अगर OH नेगेटिव हम बेस मान लेते हैं तो बेस जो है वो एसिड H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और फाइनली पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और HBr यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो हमें एक एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिला। तो एल्केन से ये बन गया एल्कीन। नेक्स्ट वी हैव एन एग्जांपल of cyclic system where we have OH and H attached in the cyclic system. After acidic treatment H2SO4 के बाद जैसे इसमें ट्रीटमेंट होगा तो ये जो है OH का एलिमिनेशन और H का एलिमिनेशन यहाँ से होगा और दो पाई जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक डाउन होंगे और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। In a simple way, this is the elimination reaction. Elimination can be of many times, but alpha and beta elimination is mostly predominant. And first of all, अगर इस एग्जाम्पल को हम देखें तो हमें समझना होगा कि अल्फा किसे कहेंगे और बीटा कार्बन किसे कहेंगे, क्यों इसको बीटा एलिमिनेशन कहा गया है। जिस कार्बन में लिविंग ग्रुप जुड़ा होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास इस कार्बन में ये Br जुड़ा हुआ है, Br एज ए लिविंग ग्रुप है और इस Br को हमने देखा कि कार्बन जुड़ा है तो जिस कार्बन में जुड़ा है उसे अल्फा बोलेंगे और उसके एडजेसेंट कार्बन को हम बीटा बोलेंगे, चाहे वो कितने भी हों। यहाँ पे ये भी बीटा कहा जाएगा, ये भी बीटा कहा जाएगा और ये बीटा है। इसका ट्रीटमेंट हमने अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में किया है और अल्कोहलिक KOH में हमने इसको हीट किया तो हमने देखा कि बीटा पोजीशन के कार्बन से एक हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हुआ है और हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ है, अल्फा से Br एलिमिनेट हुआ है तो HBr का एलिमिनेशन यहाँ पे होगा। इसको हम HBr यहाँ लिखेंगे। तो HBr यहाँ से एलिमिनेट हुआ और HBr एलिमिनेट होने पर जो प्रोडक्ट मिला वो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिला और इन अ वे दो सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ से ब्रेक डाउन हुए और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इसको बीटा इसलिए कहा गया क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन का एलिमिनेशन था वो बीटा कार्बन से था, इसी को हम बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। और इस बीटा एलिमिनेशन का अगर सब डिवीजन किया जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक इवन एलिमिनेशन जिसको इवन मैकेनिज्म और यूनिमोलिकुलर कहते हैं और दूसरा E2। तो वन बाय वन हम समझ लेते हैं। यूनिमोलिकुलर प्रोसेस क्या होता है उसको देख लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले एक कार्बोकैटायन का निर्माण होता है और वही कार्बोकैटायन जो है वो फर्दर रिएक्शन फास्ट रिएक्शन करके एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पे कोई भी अल्काइल हाइड था, हम फिर से वही बात कर रहे हैं कि हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे तो कार्बन के जस्ट एडजेसेंट में बीटा ग्रुप जुड़ा हुआ है, बीटा कार्बन जुड़ा हुआ है, जो कार्बन उसको बीटा हम कहेंगे, उसमें H यहाँ पे है और दूसरा जो X है वो लिविंग ग्रुप है जो कि अल्फा कार्बन में जुड़ा हुआ है। फर्स्ट स्टेप में जिसको हम स्लो स्टेप कहते हैं और जो कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, RDS मीन्स रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, उस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ये इस पोर्शन से एलिमिनेट होगा X नेगेटिव अल्फा कार्बन से। तो अल्फा कार्बन से एलिमिनेट होगा तो उसके ऊपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन के पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसको हम कार्बोकैटायन कहते हैं और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप स्लो स्टेप है। तो इस कंडीशन में इस टोटल रिएक्शन में रेट डिटरमाइन करने वाला स्टेप ये है और इसी के बेसिस पे हम रेट ऑफ रिएक्शन इसको निकाल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इस आधार पर K इक्वल्स टू, जो कि क्या होगा, आधार पर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ द अल्काइल हाइड। अब यहाँ पे इस अल्काइल हाइड की कंसनट्रेशन के ऊपर ये रेट निर्भर करेगा और क्योंकि ये एक है, इसका ऑर्डर एक है, इसलिए हमने यहाँ पे E1 बोला। यूनिमोलिकुलर इसलिए बोला गया है कि इवन अगर हमें रिएक्टेंट में दो प्रोडक्ट भी दिख भी रहे हैं, एक अल्काइल हाइड और सबस्ट्रेट दिख भी रहा है या रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट दोनों दिख रहा है, तो उस कंडीशन में ये सिर्फ यूनिमोलिकुलर कहा जाएगा क्योंकि जिस स्टेप में ये स्लो स्टेप में जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उतना ही इसकी
मॉलिक्युलरिटी होगी, और ख़ास तौर पे यहाँ पर इसके एक मॉलिक्यूल है जो कि उसके रेट को निर्धारित करता है, डिटरमाइन कर रहा है, तो इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर इसको कहा जाता है। और दूसरा ये है कि जो कार्बोकैटायन बना है, ये कार्बोकैटायन बेस के संपर्क में आने पर इसका हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, और कार्बन कैटायन जो था हमारे पास उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और बेस जो है वो हाइड्रोजन को लेके चला जाता है। तो इस प्रकार से इस मैकेनिज्म को हम देखते हैं, और इसको हम E1 बोलते हैं। E1 का मतलब है यूनिमॉलिकुलर। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, और रेट ऑफ रिएक्शन इस मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा हमारे पास आता है E2 मॉलिक्यूलर, जिसको बायोमोलिकुलर हम कहते हैं। E2 मॉलिक्यूलर में जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा उसके लिए दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे, वो हम देख लेते हैं। यानी दो सबस्ट्रेट एज वेल एज जो रिएक्टेंट है वो दोनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे रेट को डिटरमाइन करने में। तो रेट इज इक्वल टू K इंटू अल्काइल हाइड एज वेल एज बेस। तो अल्काइल हाइड, ये हमारे पास अल्काइल हाइड रहा, और ये रहा हमारे पास बेस। तो इस प्रकार की रिएक्शंस जो कि कंसर्टेड रिएक्शन कहलाती हैं, क्योंकि साइमल्टेनियसली बेस प्रोटॉन को ले रहा है, प्रोटॉन के बचे हुए इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन अल्फा में पहुंचते हैं, अल्फा से लिविंग ग्रुप निकलता है। ये सब स्टेप्स क्योंकि क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन बाय द बेस and the movement of the remaining electron to the adjacent alpha carbon atom, and which allows the leaving group to leave easily. So this in this way this is concerted reaction, और इस concerted reaction में हम देख रहे हैं, इसको ही हम स्लो स्टेप कहेंगे, और स्लोली ये होता है, और इसी को हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहेंगे, जिसमें बेस और अल्काइल हाइड दोनों इस पे डिपेंड करते हैं। और मोस्ट इसकी कंडीशन ये है कि जो H यानी लिविंग ग्रुप में जो हाइड्रोजन है और X है, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेवरेबल कंडीशन फॉर E2 एलिमिनेशन इज H and X ग्रुप ऑफ एन अल्काइल मस्ट बी अपोजिट टू वन अनदर, यानी जिसको हम एंटी पेरीप्लेनर भी कहते हैं। जिसको हम अगर देखें सॉहॉर्स फार्मूले में भी हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जहाँ पे बेस जो है वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, साइमल्टेनियसली अल्फा कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, एक्स जो है वो आसानी से निकल जाएगा। तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, बैक साइड से अटैक करते हुए फ्रंट की तरफ लिविंग ग्रुप को धकेल देता है। तो ये स्टेप जो है, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन यही है कि H और X एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो ये फेवरेबल कंडीशन इसको ज्योमेट्रिकली फेवरेट बनाती है, और E2 एलिमिनेशन आसानी से इसमें हो जाता है। तो अब अल्फा कार्बन से जो है वो लिविंग ग्रुप निकला, और बीटा कार्बन में जो हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कर दिया, इसलिए हम इसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। और E2 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके लिए जो रेट होती है उनके अल्काइल हाइड और बेस दोनों पर निर्भर करती है। दो कंडीशंस इसमें राइज होती हैं कि एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स क्या बनेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टर्सरी अल्कलाइड्स हैं वो 3 बीटा कार्बन्स कंटेन करते हैं, और उसमें दो आइडेंटिकल मिथाइल ग्रुप होते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास है, यहाँ पे 2 बीटा कार्बन हमारे पास है, एक में तो मिथाइल ग्रुप है, और दूसरा जो ग्रुप है जिसमें कि इथाइल ग्रुप है, और ये भी मिथाइल ग्रुप आ गया, और ये है इथाइल ग्रुप। तो इस तरह की सिचुएशन जब आती है तो यहाँ पर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जो कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनने के बाद बिकॉज इट इज़ मस्ट दैट अल्फा कार्बन से ही लिविंग ग्रुप रिमूव करेगा, और ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, इवन रिएक्शन है। अब बीटा के पास इस बेस के पास दो ऑप्शन है कि वह दो पोजीशन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। एक पोजीशन इसकी इस बीटा कार्बन की है, एक पोजीशन उसकी इस बीटा कार्बन है। द कंडीशन इस बीटा कार्बन में सिर्फ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस बीटा कार्बन में हाइड्रोजन और CH3 जुड़ा हुआ है। आफ्टर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन वी हैव 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर देयर। एक है मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, और एक होता है लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। जो प्रोडक्ट बनता है दो प्रकार से बनेगा, क्योंकि बेस जो है दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर सकता है, किसी भी हाइड्रोजन को बेसिकली। तो वन बाय वन अगर देखते हैं तो ए वाली कंडीशन में क्या था, बीटा जो है, बीटा इस बीटा कार्बन से इसने लिया तो डबल बॉन्ड यहाँ पे हुआ, और ये बन गया मोर स्टेबल प्रोडक्ट।
तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट क्यों बना, क्योंकि ये जो है इसके इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और इसके बारे में बताया गया सेज्जफ द्वारा, तो इसको बोलते हैं सेज्जफ प्रोडक्ट। सेकेंड वन इज जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है और जो कि लेस स्टेबल है, उसे हम बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। ये सिचुएशन कब अराइज हुई, जब हमारे पास एक ऐसा अल्कलाइड आया जो टर्सरी तो है जिसमें, लेकिन क्या है, दो आइडेंटिकल मिथाइल ग्रुप्स हैं और एक मिथाइलिन ग्रुप है। तो ये सिचुएशन जब अराइज होती है तो इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक लेस स्टेबल बनेगा और एक मोर स्टेबल बनेगा। मोर स्टेबल वो होगा जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा, लेस स्टेबल जो होगा जो कि जिसमें सब्स्टिट्यूशन कम होगा। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है कि इस एल्कीन वाले ग्रुप में जितने मैक्सिमम केसेस में हाइड्रोजन CH3 से रिप्लेस्ड है, तो उसको हम कहेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ अगर इस कंडीशन में देखें, इस कार्बन में कोई भी H रिप्लेस्ड सब्स्टिट्यूटेड नहीं है। So it is so simple to understand if we have this kind of case. In this particular case, base can easily remove hydrogen from both the beta hydrogens. So we have two products, one is less stable, another one is more stable. The second situation we have, if the condition is there, one methyl group is there and one methylene group. दो टाइप्स के ग्रुप्स अगर इसमें है, एक हमारे पास मिथाइल ग्रुप है और एक है मिथाइलिन ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप और मिथाइलिन ग्रुप हमारे पास है, तो इस प्रकार की सिचुएशन में भी हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं, और इस प्रोडक्ट में एक होगा मोर स्टेबल जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, और एक होगा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जिसको हम लेस स्टेबल कहते हैं। और लेस स्टेबल प्रोडक्ट हमेशा हॉफमैन प्रोडक्ट होता है और मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमेशा सेज्जफ प्रोडक्ट होता है। तो कंडीशन ये आई, बी आर हटा। जैसे बी आर हटा तो बी आर हटने पर क्या होगा, एंटी पेरिप्लेनर है, तो दोनों एंटी हैं एक दूसरे के, दो जो रिमूव किए जा रहे हैं, तो ये E2 रिएक्शन बनेगी हमारे पास। तो E2 रिएक्शन में सिचुएशन ये बनेगी कि या तो OH इस प्रोटॉन को, इस बीटा कार्बन के प्रोटॉन को हटा सकता है या इस बीटा कार्बन के प्रोटॉन को हटा सकता है। दोनों में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है, एक को हाईली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, एक में लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हम देख रहे हैं। तो डेफिनेटली highly substituted alkene which is normally favorable by inductive effect as well as inductive effect इसको बताता है कि ये, और या हाइपर कॉन्जुगेशन से देखेंगे तो इस प्रकार के प्रोडक्ट हाईली स्टेबल होते हैं क्योंकि इनका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ज़्यादा मिलेगा। समझ लेते हैं सिज्जफ रूल क्या है। E2 एलिमिनेशन में हम जो देख रहे हैं कि हाईली जो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वही मेजर प्रोडक्ट होता है, और सेस्जेप कहा कहते हैं कि जो मेजर प्रोडक्ट होगा E2 एलिमिनेशन का वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा और वही स्टेबल एल्कीन बनाएगा। इसका दूसरा एग्जांपल हमारे पास है, ये है मेजर प्रोडक्ट, और ये मेजर प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड है। तो मिथाइलिन जो है लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू सेस्जेफ दिस कंडीशन अराइजेज when the specific situation is there, specific reactant is there, alkyl halide is there, जो कि दो टाइप के बीटा हाइड्रोजन्स को रखता हो, और बीटा हाइड्रोजन्स के एलिमिनेशन की वजह से दो प्रोडक्ट बनते हैं, और जो मेजर प्रोडक्ट होगा वही सेज्जफ प्रोडक्ट होगा और वो प्रोडक्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा। दूसरी बात करते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन की। जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा वो हॉफमैन प्रोडक्ट होगा, लेकिन किस कंडीशन में लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हाईली स्टेबल होगा वो समझ लेते हैं। लेस स्टेबल का मतलब मेजर प्रोडक्ट कहाँ पे होगा। तो हॉफमैन प्रोडक्ट 90% लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन प्रोडक्ट कब बनेगा, जब हमारे पास बेस बल्की हो। द बेस जो है अगर बल्की ग्रुप होगा तो बेस बल्की होने से वह आसानी से जहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूशन है उस प्रोटॉन को निकालने में सरलता महसूस करेगा। that this bulky base can easily abstract the less crowded beta hydrogen. So the elimination took place easily. Hydrogen can be replaced from the less crowded beta hydrogen. यहाँ पे क्राउडेड ज़्यादा है क्योंकि इसके बीटा कार्बन दो CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस बीटा कार्बन में कोई भी CH3 ग्रुप नहीं जुड़ा है, तो ये क्राउडिंग कम है। यहाँ पे क्राउडिंग कम है तो ये जो बल्कि बेस है वो आसानी से इस प्रोटॉन को एलिमिनेट कर सकता है। तो इस एलिमिनेशन की वजह से ये हाइड्रोजन निकालना मुश्किल हो जाएगा, ये हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो भले ही वो लेस सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, लेकिन लेस सब्स्टिट्यूटेड बनने के साथ साथ वो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। मतलब 90% की पॉसिबिलिटी है कि वो प्रोडक्ट मेजर होगा।
The second situation is here, we have just what we have already said, that if there is beta hydrogen and the beta hydrogen is very crowded, the less crowded beta hydrogen can be easily accessible, so this base will try to abstract and try to eliminate the less crowded and more accessible proton. So this is so simple way. The highly major product will be the Hoffman product, means less substituted alkene will be the major product in these situations. तो सेजप प्रोडक्ट भी बनेगा लेकिन वो माइनर बनेगा। तो हमारे पास इस तरीके की सिचुएशन आती है तो हम हॉफमैन एलिमिनेशन को समझते हैं, सेजप एलिमिनेशन के बारे में भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस की। एलिमिनेशन हमने समझ लिया, रीअरेंजमेंट किसे कहेंगे? एटम का जो पोजीशंस है उस पोजीशन में से एलिमेंट का दूसरी पोजीशन पे जाना, उसे हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहेंगे। ये हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल देखने को मिल रहा है, जिसमें इस एल्कीन के इस कार्बन में दो CH2 और CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से एक CH3 ग्रुप इसके एडजेसेंट कार्बन में अरेंज होके पहुँच गए, तो उसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। वन ब्यूटीन जो है वो टू ब्यूटीन में कन्वर्ट हो गया व्हेन वी हैव some acid introduced in it. So this is the rearrangement reaction. We have an example of Claisen rearrangement. Claisen rearrangement में जो ऑब्जर्व्ड इंट्रामोलिकुलर प्रोडक्ट है वो क्या होता है, जिसमें कि इसका जो ये जो कार्बन आपको देखने को मिल रहा है, ये कार्बन इजीली इस पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर आके अटैच हो जाता है, जो इसका अलाइल ग्रुप है। तो अलाइल ग्रुप का माइग्रेशन यहाँ देखने को मिल रहा है, और अलाइल ग्रुप का माइग्रेशन भले ही दोनों यहाँ पे दिख रहे हो सेम, लेकिन पोजीशन जो कार्बन की है वो पोजीशन कार्बन की इस कार्बन का अटैचमेंट इसकी इस पोजीशन पे होगा। तो इंट्रामोलिकुलर प्रोडक्ट विल बी दी फाइनल प्रोडक्ट एंड इंटरमोलिकुलर प्रोडक्ट इज नॉट अ फाइनल प्रोडक्ट। तो इसको हम इस आधार पर समझ सकते हैं। ये हमारे पास इंट्रामोलिकुलर है जो कि फेवरेबल है। तो जो फेवरेबल मैकेनिज्म है क्लेजन की वो है इंट्रामोलिकुलर मैकेनिज्म, जिसमें कि इंटरमोलिकुलर ही ये शिफ्टिंग होगी और इंट्रामोलिकुलर की शिफ्टिंग इसमें नहीं होती है। This is the end of this video. If you like this content, so hit the like button, share the video, subscribe our channel Gurukulam Jyoti. If you have any doubt, so you can comment your doubt. We will try to solve your doubts as soon as possible. Thanks for watching.